practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डाल देते अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। रायपुर में पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। महिला आरक्षण बिल को लेकर किया संवाद। पीएम नरेंद्र मोदी का किया आभार व्यक्त। सारंगढ़ में बीजेपी ने जारी किया प्रदेश स्तरीय आरोप पत्र। कांग्रेस सरकार पर लगाए कई गंभीर आरोप। कहा शराबबंदी के नाम पर किया करोड़ों का घोटाला। पंखाजूर में किसान के साथ की गई धोखाधड़ी। पटवारी ने बिना इजाजत के किसान के भाई को दिया बच्चा। प्रशासन से किसान ने लगाई न्याय की गुहार। धमतरी में कचरे को लेकर कलह जारी। बीजेपी पार्षदों ने निगम के बाहर किया विरोध प्रदर्शन। सड़क किनारे कचरे को डंप करने पर जताया विरोध। धमतरी में चोरों के हौसले बुलंद। चोरी ने कई दुकानों में लाखों का सामान किया चोरी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। सारंगढ़ में बीजेपी ने प्रदेश स्तरीय आरोप पत्र जारी किया है, जिसके बारे में बताते हुए बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस ने घोषणा पत्र में गंगा जल की कसम खाकर शराबबंदी करने का वादा किया था, लेकिन अब तक शराबबंदी की कोई पहल नहीं की है, जबकि हजारों करोड़ का शराब घोटाला जरूर कर दिया है। वहीं चुनाव के नजदीक आते ही बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने का झूठा सपना दिखाया, जिसके नियम इतने पेचीदा है कि कई बेरोजगार इसकी पात्रता में नहीं आ पा रहे। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लेते हुए कहा है कि छत्तीसगढ़ की सड़कों का बुरा हाल है। प्रदेश में नक्सलियों को न सिर्फ बढ़ावा दिया बल्कि उनका इस्तेमाल कर बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या करवाई। इसी के साथ बीजेपी ने कांग्रेस पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए हैं। बेरोजगारों को 2500 रुपये भत्ता देंगे बोले थे। बेरोजगारों को कोई भत्ता इन्होंने दिया नहीं। अभी चुनावी निकट समय में आने के बाद ये इनको याद आ रही है घोषणा पत्र में हमारा बेरोजगारी भत्ता देना था। चंद बेरोजगारों को ये भत्ता के नाम पे ठग विद्या उपलब्ध कर युवाओं को के साथ भी विश्वासघात कर रही है। जैसा कि आपको मालूम है कि केंद्र सरकार के द्वारा युवा मैदान क्लब, जो कि खासकर युवा कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा आय का स्रोत बन गया है, युवाओं को ठगा गया है। एक तो 32 करोड़ का घोटाला इसमें किया गया है। आम युवा इससे किसी प्रकार का लाभान्वित नहीं है। बंधुओं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरवा गुरवा बाड़ी के नाम पर गौठानों की हालत ये है कि गौठानों के नाम पे भारी भरकम राशि खर्च कर दी गई है और गौठान खाली है और गाय हमारे रोड पर मरने को मजबूर है। गाय का श्राप कांग्रेसियों को लगने वाला है और जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां गौ माता की इस प्रकार की सेवा का उपाय किया गया है। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने अपने आवास पर प्रेस वार्ता की है और इस दौरान टूल किट मामले, पीएफसी घोटाले, महिला और आरक्षण बिल को लेकर संवाद किया। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि टूल किट मामले में हाईकोर्ट कांग्रेस के एफआईआर को खारिज कर दिया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं कांग्रेस की ये जो सरकार है इसे अपराधी चला रहे हैं। कोयला घोटाले में इनके अधिकारी 7 महीने से जेल में हैं। आपको बताते चले कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर यह एफआईआर करवाया गया था। इसके साथ ही भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा पर भी इस तरह के पोस्ट को लेकर एफआईआर हुई थी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस द्वारा मोदी सरकार को विदेशी मीडिया में बदनाम करने की बात कही थी। साथ ही महिला आरक्षण को लेकर उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश की महिलाओं के लिए संवेदनशीलता दिखाते हुए 27 साल से लंबित महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दिलाई। हमें पूर्ण विश्वास है कि नए संसद भवन में यह जरूर कानून बनेगा। उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले पे चीफ जस्टिस और उनकी बेंच ने फैसला दिया है और ये फैसला माननीय उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के फर्जी एफआईआर को खारिज कर दिया है और सारे मामले डॉक्टर रमन के खिलाफ हो या संबित पात्रा के खिलाफ हो उसको सबको समाप्त करने का आदेश जारी किया है। ये छत्तीसगढ़ की हालात हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की जो सरकार है मैं उसे अपराधी चला रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि सरकार के जितने करीबी अधिकारी हैं उनमें या तो बहुत सारे लोग जेल में हैं या बेल में हैं। इनके कोयले घोटाले में वरिष्ठ अधिकारी 7 माह से जेल में हैं। मुख्यमंत्री के उप सचिव जेल में हैं।
मुख्यमंत्री के सलाहकार सट्टे और जुए के आरोप में मामला दर्ज है, खुद मुख्यमंत्री बेल पर हैं। ये अपराधियों की सरकार है और ये एफआईआर का उपयोग हथियार की तरह करते हैं। दरअसल बात शुरू होती है मेरे सोशल मीडिया में किए गए एक पोस्ट को लेकर। जो पोस्ट था उसमें मैंने उस समय पोस्ट किया था, कोरोना के संकट के समय कांग्रेस की बिलो द बेल्ट राजनीति देखकर शर्म आती है। शब्द मैं इसलिए बता रहा हूं, इस विषय का जन्म जहां से हुआ, विदेशी मीडिया में देश को बदनाम करने के लिए कांग्रेस कुंभ मेले का दुरुपयोग और जलती लाशों को फोटो दिखाने का षड्यंत्र कर रही है। खबर पंखाजूर से है, जहां ग्राम पंचायत जनकपुर का माखन दास पिछले 22 साल से रोजी रोटी के लिए अन्य शहर जगदलपुर में रहकर गाड़ी चलाता है। खेती किसानी के समय घर आता है और खेत में धान की फसल उगाकर फिर गाड़ी चलाने निकल पड़ता है, जिसका फायदा किसान के परिजनों ने पटवारी से मिलीभगत कर पट्टे में नाम लिखवाकर उठाया, जिसके बारे में किसान को पता तक नहीं लगने दिया। इसकी सूचना किसान को तब लगी जब वह पंजीयन के लिए नक्शा खासरा गया। वहीं किसान ने इस पूरी घटना की शिकायत तहसीलदार से की है और मामले में कार्रवाई की मांग की। फिलहाल किसान प्रशासन ने न्याय की गुहार लगाई। तो मेरा भाभी है, वो मेरा पट्टा में आके शामिल हो गया। मेरे इसमें जानकारी नहीं है। जब मेरा जानकारी हुआ तब मैं आके इधर तहसील इधर जो। कौन से गांव के आप? 78 जनकपुर। और रहते कहाँ पे? जगदलपुर में रहता हूँ। कितना सालों से? जगदलपुर में हो गया मेरे को 25 साल हो गया। तो आपको पता ही नहीं चला नाम जुड़ गया? नहीं, पता नहीं चला। तो आप क्या पखंड जो आना जाना करते हैं? बांध जाए आते ही रहता हूँ। घर है, अभी काम करता हूँ। घर में आके जो इधर वो मेरे बनाना, लेवल करना, जब खेती बाड़ी करता हूँ, धान भी करता हूँ। अब इस टाइप के प्रकरण में, ये तो अभी मेरे समय का नहीं है, यदि पहले यदि इस टाइप का कोई प्रकरण ऐसा हुआ जिसमें पटवारी की लापरवाही प्रतीत हो रही है, तो प्रतिवेदन बुला करके एसडीएम साहब उस पर कार्रवाई कर सकते हैं। सर, इसमें क्या सुधार किस प्रकार से किया जा सकता है? रिकॉर्ड दुरुस्त हो जाएगा, वापस पुनः जैसा रिकॉर्ड था उसी टाइप से हो जाएगा। यदि त्रुटि हुआ होगा तो, और विधिवत हुआ होगा तो फिर उसको कोई कार्रवाई संभव नहीं है। सर, किसान को जानकारी नहीं है, किसान को जानकारी नहीं है तो एसडीएम के यहाँ आवेदन देकर के प्रकरण की जांच करा सकते हैं। नवाखाई त्योहार के अवसर पर बीजेपी ने स्वरिया के अटल चौक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और विधायक प्रकाश नायक का पुतला दहन कर विरोध प्रकट किया। बीजेपी का आरोप है कि 1 साल पहले ठीक नवाखाई के दिन मुख्यमंत्री निवास पर विधायक के नेतृत्व में बड़ी संख्या में सरिया बरमकेला के लोगों ने नवीन जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ को लेकर एक मांग पत्र सौंपा था और कहा था कि हमें रायगढ़ जिले में ही यथावत रखा जाए। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बाद भी सरिया बरमकेला क्षेत्र को नवीन जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ में जोड़े जाने के बाद इसका तीव्र विरोध होता रहा और आज 1 साल बीत जाने के बाद बीजेपी ने इसे विश्वासघात दिवस के रूप में मनाया और मुख्यमंत्री एवं विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला दहन किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात हुई। भूपेश बघेल के निवास में गए थे, मुख्यमंत्री निवास में उनके बुलावे पर गए थे और उन्होंने इस पवित्र नवाखाई त्योहार के दिन हमको आश्वस्त किया था कि यह सरिया क्षेत्र रायगढ़ जिला में ही रहेगा। लेकिन उसके बावजूद जब जिला बना तो सरिया क्षेत्र को बिलाईगढ़ जैसे जिला में मिला दिया गया है, जो यहां से 90 किलोमीटर दूर है। वहां भी कार्यालय खुलेंगे, यहां के लोगों को जाने आने में असुविधा होगी। हमारे असुविधा को ध्यान नहीं दिया और पवित्र नवाखाई त्योहार के दिन जो हमारे साथ धोखा किया, उस धोखा को याद कराने के लिए आज पवित्र नवाखाई त्योहार के दिन भारतीय जनता पार्टी अटल चौक सरिया में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया और इन दोनों दगाबाजों का, विधायक का और मुख्यमंत्री का, हमने पुतला जलाया और आज से हमने ये यात्रा का शुरुआत किया है। अब प्रत्येक बूथ तक जाएंगे, प्रत्येक गांव तक जाएंगे और हर गांव हर बूथ में इन दोनों दगाबाजों का पुतला जलाएंगे। नगर पंचायत सरिया जो कि सारंगढ़ बिलाईगढ़ क्षेत्रांतर्गत आता है और इसको भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पूर्व से ये मांग की जा रही थी कि उसे रायगढ़ जिले में ही सम्मिलित रखा जाए, सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले का अंग ना बनाया जाए। इसको लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय विधायक महोदय का पुतला दहन का यहाँ पे हमको सूचना दिया गया था, जिसके तारतम्य में हमारे द्वारा उपस्थित होकर के उक्त कार्यक्रम में पुतला दहन की स्थिति नहीं हो पाई थी। पुतला दहन को हमने असफल किया था। उन्होंने भाषण दे करके अपने कार्यक्रम को
स्थगन किया है। खबर धमतरी से है, जहां निगम में कचरे की कला थमने का नाम नहीं ले रही। बीजेपी पार्षदों ने निगम के बाहर प्रदर्शन कर विरोध जताया, साथ ही गंभीर आरोप भी लगाए। बता दें कि निगम ने दिल्ली की एक कंपनी को कचरे के उचित निष्पादन के लिए ठेका दिया था, लेकिन जब कचरे का ढेर सड़क किनारे लोगों को दिखाई दिया तो मामले ने तूल पकड़ लिया। बताया जाता है कि कंपनी को नियमानुसार कचरे को अलग अलग करके उसका निष्पादन करना था, मगर कंपनी के लोगों ने कचरे को सड़क किनारे ही डंप करवा दिया था। जब यह बात लोगों के साथ बीजेपी के जनप्रतिनिधियों को पता चली तो उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, जिसको लेकर बुधवार को निगम के बाहर इस मामले को लेकर प्रदर्शन भी किया गया और आरोप लगाया गया कि निगम में ईमानदारी से काम नहीं हो रहा। देखिए, अब लास्ट वीक मुझे पता चला था कि ना यहाँ से ये हमारे यहाँ से फैक्ट्री में ले जाने के लिए आरडीएफ के नाम से वो किसी प्राइवेट को ये प्लॉट वाले से जिससे भी गठबंधन हुआ है उसकी जानकारी हमको नहीं है, वहाँ पर वो डंप कर रहा है, तो जो कि नियम के अनुरूप नहीं है। तो उस समय हम लोगों ने लास्ट में ही 13 तारीख को उसको नोटिस जारी किया गया था, और जबकि अभी तक जवाब आया नहीं था। उसके बाद छुट्टी के दौरान बहुत सारी न्यूज़ में पेपर कटिंग भी आया था, तो उसको हम लोगों ने पेनल्टी किया है, जो नियम अनुसार पेनल्टी किया हुआ है हम लोग के द्वारा, और कार्रवाई भी की गई है। और आगे भी स्ट्रिक्ट निर्देश दिया भी गया है, अगर ये फिर से दोहराएगा तो ब्लैकलिस्ट करेंगे, तो ब्लैकलिस्ट पूरे इंडिया के लिए वो ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। 1,32,00,000 रुपए का ये टेंडर जारी हुआ था, और 1,32,00,000 रुपए टेंडर में इनको वहां पर प्लांट लगा के कचरे का निष्पादन करना था। ये यहाँ से कचरा उठा के दूसरी जगह जाके फेंक के आ रहे थे, डंप कर रहे थे, कनेरी में डंप कर रहे थे, और बाईपास श्याम तराई के बाईपास में ये लोग कचरे को फेंक के आ रहे थे, जो कि नियम विरुद्ध था। अगर कचरा ही फेंकवाना था तो कचरा फेंकने एक टेंडर जारी कर देते। एनजीटी के नियम का ये लोग खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे थे। महापौर को बताने के पश्चात महापौर एक ही बात बोलता था, महापौर से बात करो, महापौर से बात करो। आयुक्त महोदय का एक ही कहना है कि महापौर जानेगा, मैं नहीं जानूंगा। आखिरी अधिकारी कर क्या रहे, किसके इशारे में ये गलत काम हो रहा है शहर में। वहीं रायपुर में बीजेपी के युवा नेता खुशवंत गुरु लगातार आरंग विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे आरंग विधानसभा के ग्राम परसोदा पहुंचे, जहां उन्होंने ग्रामवासियों और बीजेपी के समस्त कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने ग्रामवासियों और बीजेपी के समस्त कार्यकर्ताओं के बारे में विस्तार से बातचीत की है और कहा कि स्वयं भूपेश बघेल की सरकार बड़े बड़े मंचों से प्रदेश के गांव के विकास और उत्थान की बात करती है, लेकिन काम कुछ नहीं करती है। वहीं उन्होंने ग्राम परसदा के श्वेतखांप में जाकर पूजा अर्चना की और परम पूज्य बाबा गुरु घासीदास का आशीर्वाद लिया। रायपुर में महापौर एजाज ढेबर ने महादेव घाट विसर्जन स्थल की सफाई का निरीक्षण किया और ज्यादा हार्स पावर के पंप लगाकर जल्दी विसर्जन कुंड भरवाया जाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही महापौर ने गणेश विसर्जन के पहले सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित करवाने के लिए अतिरिक्त संख्या में ज्यादा हॉर्स पावर पंप लगाने के निर्देश दिए थे। महापौर एजाज ढेबर ने अधिकारियों को निरीक्षण के दौरान प्रथम पूज्य देव भगवान गणेश की मूर्तियों के श्रद्धापूर्वक विसर्जन के लिए जरूरी प्रबंधन प्राथमिकता के साथ पूर्ण करवाने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ योग आयोग निःशुल्क नियमित योगाभ्यास केंद्र शुरू किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ संसदीय सचिव विकास उपाध्याय और योग आयोग के अध्यक्ष ज्ञानेश शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। विकास उपाध्याय ने योग आयोग को धन्यवाद देते हुए कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र के लगभग सभी वार्डों में निःशुल्क योगाभ्यास केंद्र शुरू हो चुके हैं। इन केंद्रों के माध्यम से अधिक नागरिकों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की दिशा में काम किया जा रहा है। सेतुबंद आसन के सामूहिक योगाभ्यास के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किए जाने पर भी उन्होंने छत्तीसगढ़ योग आयोग की बधाई दी। कहा कि यहां आम नागरिक योग के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर योग आयोग के अधिकारी, योग प्रशिक्षक सहित बड़ी संख्या में योग साधकगण उपस्थित रहे। सारंगढ़ जिले के बेरोजगार युवाओं की सुविधा के मद्देनजर जिला प्रशासन नवगठित सारंगढ़ बिलाईगढ़ के तत्वाधान में जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के द्वारा 1 दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें इच्छुक आवेदक हजारों की संख्या में पंचायत के सभागार में पहुंचे, जहां उन्हें
पहले ऑनलाइन पंजीकरण कराने को कहा गया। इसी कारण लोक सेवा केंद्र में छात्र छात्राओं की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं लगभग 2000 आवेदकों का आवेदन ऑनलाइन रोजगार कार्यालय से आए कर्मचारियों के पास जमा हुए हैं, जिन्हें ऑनलाइन सत्यापन के बाद 1-2 दिन में ही वितरित किए जाने की बात कही गई थी और यह व्यवस्था हर माह करवाने की भी बात कही गई। वहीं जिले में वायुसेना भर्ती शिविर लगाया गया। शासकीय कन्याशाला में करियर मार्गदर्शन देते हुए छात्रों को फॉर्म दिया गया। विद्यालय सारंगढ़ में आज जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र के द्वारा रोजगार पंजीयन तथा नवीनीकरण का शिविर आयोजन किया गया था। रोजगार पंजीयन एवं नवीनीकरण का यह शिविर जनपद पंचायत कार्यालय में प्रातः 10 बजे से प्रारंभ कर दिया गया था। रोजगार पंजीयन की प्रक्रिया चूंकि पोर्टल आधारित और इंटरनेट आधारित है, अतः इच्छुक आवेदक पंजीयन सत्यापन के लिए जो उपस्थित हो रहे हैं उनका प्रक्रियागत इंटरनेट आधारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन की कार्यवाही की जा रही है। अभी तक 1500 से अधिक आवेदकों का रोजगार पंजीयन के लिए सत्यापन के लिए हमें आवेदन प्राप्त हुए हैं। रोजगार पंजीयन का सत्यापन प्रक्रिया इंटरनेट के तहत संपादन किया जा रहा है। रोजगार पंजीयन कंप्लीट होने के बाद पंजीयन पत्रक जनपद पंचायत मुख्यालय में ही वितरण करने की कार्यवाही। धमतरी में चोरों के हौसले इतने बुलंद है कि एक ही रात में कई दुकानों के ताले तोड़ चोर पुलिस के सामने चुनौती पेश कर रहे हैं। आपको बता दें कि पूर्व में एक ही रात में 3 दुकानों के ताले तोड़ चोरों ने एक मोटी रकम चोरी की थी, जिसका खुलासा पुलिस ने अभी तक किया भी नहीं था कि चोरों ने अब चौथी दुकान को निशाना बनाया, जिसके चलते चोरों ने पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर दी। फिलहाल पुलिस सख्ती से चोरों की तलाश में जुट गई है। रायपुर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना खरोरा, थाना आरंग और चेकिंग पॉइंट का आकस्मिक निरीक्षण किया। आपको बता दें, गणेश चतुर्थी में सुरक्षा व्यवस्था और असामाजिक लोगों की निगरानी की जा रही है। तो वहीं रायपुर के एसपी प्रशांत अग्रवाल को कहानी प्रेरणादायक है। वे अपने परिवार के पहले सरकारी अधिकारी हैं। उनका पूरा परिवार कारोबारी है। रायपुर में ट्रैफिक मैनेजमेंट को दुरुस्त करना उनकी प्राथमिकता है। कोंडागांव पुलिस ने चोरी के 2 आरोपी को 5 घंटे के अंदर गिरफ्तार किया। चोरों के पास से गैस चूल्हा, सिलेंडर, 2 नग पीटीओ, सॉफ्ट लोहे का ट्रैक्टर पास और 5000 नकदी जब्त किया है। विवेचना के दौरान अज्ञात आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया, जो सुरेश कुमार देवांकन के नवनिर्मित भवन में चोरी करना कबूल किया। आरोपी को मामले में गिरफ्तार किया गया, जिन्हें न्यायालय के समक्ष रिमांड पर भेजा गया। प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता लगातार राज्य के हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल माता कौशल्या के धाम चंदखुरी पहुंचे हैं, जहां उन्होंने माता कौशल्या का आशीर्वाद लिया और आम जनता से भेंट मुलाकात की। पूर्व मंत्री से भेंट करने बीजेपी के युवा नेता खुशवंत गुरु भी माता कौशल्या धाम पहुंचे। यहां उन्होंने कई सारे सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर पूर्व मंत्री से बातचीत की। बृजमोहन अग्रवाल ने भी खुशवंत गुरु से आने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीतियों के विषयों में भी बातचीत की और तन मन धन लगाकर भारतीय जनता पार्टी की सेवा करने की बात कही। ओमकारेश्वर में बीते 15 से 16 सितंबर से डैम से पानी छोड़ दिया गया। देखते ही देखते जलस्तर ऐसे बढ़ा कि नर्मदा किनारे का पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया है। कुछ लोग दुकानों को थोड़ा सामान हटा पाए तो कई दुकानदार अपनी आंखों के सामने अपना सब कुछ तबाह होते देखते रहे। कई लोगों के घर नाव बह गए। वहीं साधु संतों के आश्रमों, कुटियाओं में पानी घुस गया। तबाही का यह मंजर इससे पहले किसी ने नहीं देखा था। सोमवार के दिन अचानक जलस्तर कम होने लगा तो लोगों को लगा कुछ राहत मिलेगी, पर कुछ घंटे बाद भी वापस जलस्तर बढ़ गया। सोशल मीडिया में एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो कांग्रेस नेता उत्तम पाल सिंह के फेसबुक पेज से डाला। लोगों का आरोप है कि मुख्यमंत्री ने स्वयं के स्वार्थ सिद्ध के लिए पूरे नगर को खतरे में डाल दिया। 21 सितंबर को नगरवासियों द्वारा शंकराचार्य की मूर्ति अनावरण के लिए मुख्यमंत्री के आगमन पर नगर बंद की योजना बनाई जा रही है। वो कल भोकाल कुटिया सब भे चले गए थे
आज सरकार आज पट्टा देने के लिए बोल रहे, काल पट्टा देने के लिए बोल रहे, फांसी काटे झूले रखा है। और नगर पालिका लोग क्या करता है, जो बड़े लोगों का काम कर रहा है, गरीब लोगों का एक भी मौका नहीं बने। और आज पट्टा देना, काल पट्टा देना, हमारा तो सारा चीज बोए गया। क्या देगा? बुनना हुआ था 10,000 टका आया, 5,000 टका दिया। अरे चुनाव के कारण से लोगों को थोड़ा टुकड़ा देने के लिए बोल रहे हैं। अब क्या देगा क्या नहीं देगा भगवान जाने। बाढ़ से आपकी क्या क्षति पहुंची? हमारा सारा सामान बोए चले गया, कुटिया फुटिया सब बोए चले गया। बाढ़ रात्रि में बाढ़ जो आई थी, जिससे हमारे दुकानें सारी बह गई है, जिससे हमें बहुत नुकसान हुआ है। हमको पता भी नहीं चला और रात में अधिक रात्रि में मतलब पानी छोड़ देने के कारण हमारी दुकानें सारी सही बह गई। हम हमारी जान बचा के जैसे तैसे भगे और हम यहाँ पर मतलब कार्यालय में आए हैं ताकि हमारी अपील सुनी जाए। हमारी दुकानें जो पुनः वापस जो हमारी जैसी दुकानें थी वैसी करी जाए। या हमारे घर में या तो ना तो कुछ खाने के लिए, आप जाके देख सकते हमारी घर की स्थिति किस आधार पर है। हमारे घर में ना कोई कमाने वाला है ना कुछ करने वाला है। और आप हमारे बस यही विनती है कि आप हमारी दुकानें पूर्ण वापस तो स्थापित जैसी थी वैसी दी जाए। अब पीछे के जो बाढ़ आई थी इसमें काफी हमारे नागरिक लोगों का, हमारी दुकान लगाने वाली माता बहनों का, इनके सारे लोगों का काफी नुकसान हुआ है। ये नुकसान हुआ है बिना सूचना दिए पानी छोड़े जाने से, क्योंकि हर समय बिना सूचना दिए पानी नहीं छोड़ते थे। इस समय जो अभी की स्थिति जो है, इस समय उन्होंने बिना सूचना दी ही पानी छोड़े और रात को 1 बजे से सूचना दे रहे हो, तो इस समय कौन जागेगा और कौन दुकान वाला बैठेगा और कौन नाव वाला उसके नाव के पास बैठेगा। आपकी कितनी नावों का डूबने का संदेशा है और बह गई हैं? हमारे 20 से 25 नावों का बहने का, डूबने का संदेशा मिला है। कुछ फूट गई है, कुछ बह गई है इंजन सहित, ऐसी कुछ नावें ऊपर रह गई है। तो प्रशासन से क्या राहत आपको दी है, क्या आश्वासन मिला है? अभी माननीय विधायक जी आए थे तो उन्होंने आश्वासन दिया था और एक सर्वे दल उन्होंने गठित किया है कलेक्टर साहब की तरफ से, वो सर्वे कर रहा है। खबर मध्य प्रदेश के मंडलेश्वर से है, जहां बीते दिनों ओंकारेश्वर डैम को बिना सूचना दिए देर रात को अचानक डैम से लगभग 42,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे निचले हिस्से में बसे सुलगांव और गोगावा के दुकानदार और निवासी को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन से अपनी परेशानी बताई और कहा है कि क्षतिग्रस्त मकान और दुकान का सही आकलन करके उचित मुआवजा राशि दिया जाए। मुआवजा नहीं मिलने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। नर्मदा से न सूचना दिए हुए पानी छोड़ा गया और हमको जो है ना पूरी तरह से बाढ़ में बहाने जैसी स्थिति में कर दिया था, पर हम जान बचा के बाहर आए यहाँ पे और सामान और आज तक भी कोई सूचना नहीं है, न प्रशासन का कोई बड़ा अधिकारी हमारे यहाँ पे आया। अच्छा, आप शासन प्रशासन से ये जो आंदोलन है उसके थ्रू क्या मांग करना चाहते हैं? हम ये मांग करना चाहते हैं कि हमको दरगाह में पुनर्वास दिया जाए और हमारी जो भी मांगे हैं वो पूरी करी जाए और प्रशासन का कोई भी बड़ा आदमी आए हमारे पास, कलेक्टर महोदय आए या प्रभारी मंत्री आए। अच्छा, अभी तक शासन प्रशासन से कोई आपके पास आया है मिलने के लिए? सहायता नहीं हुई, सिर्फ मंत्री महोदय हमको वो पार्सल देके और हमारा भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी कोई अधिकारी नहीं आया, किसी के पास कोई जानकारी नहीं है। आप तुम ले हो गए हम कहाँ जाएंगे? हमारा पास 5 रुपया की सुविधा नहीं रही हो और तुम पुनर्वास मांगे ना, हम तो रुपया दो, हमारी नुकसानी भी दो, जैसे जरा शांति से हमारा काम करो। कुछ भी बाल बच्चों उनको लेके घर से बाहर निकल गए, बस जान बचा के आ गए और कुछ खाने का और पीने का साधन कहीं नहीं है, तो रोड पे आके रह रहे हैं। स्कूल में भी जाओ तो अभी स्कूल चालू कर दी, तो रोड पे रह के क्या करेंगे? कैसे भी तो मर रहे हैं, कोई नहीं आदेश, कोई नहीं जिला प्रशासन, कोई नहीं आया वहाँ पे, तो क्या करेंगे गरीब इंसान? आपके क्षेत्र के कोई विधायक या सांसद महोदय आए क्या? विधायक आया भाई, बाहर का पानी सब निकल गया, उसके बाद में मकान का देखने आया कि यहाँ से बर्तन किसके हुए हैं, मकान किसका हुआ है। पूर्व में कोई सूचना मिली थी आपको? कोई सूचना नहीं मिली, यहाँ से वहाँ तक से आर्डर भी नहीं आया कि भाई तुम निकल जाओ, बाहर हो जाओ, कहीं नहीं सूचना मिली।
चंद्रावतीगंज में बारिश ज्यादा होने से सोयाबीन की फसलें खराब हो गई, जिससे किसान बहुत परेशान नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 3 दिन पहले हुई तेज बारिश की वजह से गंभीर नदी के किनारे लगी सभी किसानों की सोयाबीन की फसलें बर्बाद हो गई। तो वहीं किसानों ने बीमा कंपनी से मुआवजे की मांग की है। सरपंच प्रतिनिधि सुमित आंचुना ने अपने क्षेत्र के किसानों को गंभीर नदी से लगे खेतों में बारिश की वजह से नुकसान हुआ है, जिसकी जानकारी क्षेत्रीय विधायक और मंत्री को दी थी। कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट को जानकारी लगते हुए तुरंत अधिकारियों की बैठक ली और गंभीर नदी से लगे हुए गांव जिसमें खामो दांचना, खाशाखेड़ी, बरोदा पंथ के साथ ही अन्य गांव के किसानों के खेतों में अधिकारियों को पहुंचकर सर्वे करवाया गया, जहां सर्वे में अधिकारियों ने बताया कि गंभीर नदी के पास लगे सभी खेतों के किसानों की सोयाबीन की फसल नष्ट हो चुकी है। जिससे लगातार मूसलाधार जो बारिश से जो नुकसान हुआ है, हमारे गांव हासाखेड़ी में कम से कम 30 से 40 किसान जो नदी के किनारे हैं, सभी की 100% नुकसान हो गई है सोयाबीन की। आप देख सकते हो ये पपड़ी भी नहीं है सोयाबीन के अंदर और ये जमीन पूरी खुदी पड़ी हुई है और भारी नुकसान हुआ है। और हमारे गांव के साथ साथ मेरी पंचायत क्षेत्र का एक और गांव बरोदा पंथ आता है, उसमें भी हम सर के साथ जा रहे हैं। वहां पे भी मैं सुबह गया था देखने, तो वहां भी 100% नुकसान हुआ। वहां पे भी 20-25 किसान है और उनकी भी नदी के किनारे जमीन है और वहां पे भी कम से कम 500 बीघा जमीन और हासाखेड़ी में भी 500 से 600 बीघा जमीन का नुकसान हुआ है। अब यही चाहते हैं कि हमारे माननीय मंत्री जी तुलसीराम जी सिलावट ने हमें निर्देश दिए थे कि बेटा अधिकारियों के साथ हर गांव और हर क्षेत्र में घूमना है। उनके निर्देश से ही हम सुबह से हमारे ग्राम सेवक साहब। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब इतने। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। कौन नहीं